ना थके कभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके कभी पैर ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023 में जितने सारे विद्यार्थी एग्जाम देने वाला आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि हाँ इस प्रकार के सवाल पूछा जाएगा। बस वीडियो को देखना, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए सारा चीज का जानकारी आपको मिलेगा। और आपको पता है कौन कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल वो भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो में बताऊंगा। तब आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देख लेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जितना बता रहा उतना तो सही है, बट इससे संबंधित और भी सवाल आ सकते हैं, उस सब पर भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, और सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का पॉलिटेक्निक एग्जाम, आकांक्षा 40 एग्जाम, इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, ठीक है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा होती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज कॉल्ड। वो प्लेन मिरर जिसमें आप लोग सजते हैं, संवरते हैं, शादी पार्टी में खाने जाते हैं। तो आप लोग मान ले अपना प्यारा चेहरा पहले से ही पता है आप लोग को, खड़ा हो गए, तो आपका इमेज कहां बनेगा? इधर बन जाएगा भैया, इधर बन जाएगा। तो समझ लो जो भी दर्पण के पीछे बनता है ना वो होता है क्या? आभासी। अगर दर्पण के आगे कोई इमेज बन जाए, दर्पण के आगे कोई प्रतिबिंब बन जाए तो हो जाएगा वास्तविक। लेकिन ये तो भैया पीछे बन रहा है। और एक बात समझ लो, अगर आभासी होगा भैया, अगर आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा। आभासी के साथ क्या आता है? सीधा आता है। और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, याद रखना। अगर आभासी बन रहा है ना तो सीधा बनेगा ही बनेगा, दुनिया का ये रूल है, ठीक है, याद रखना, मतलब ये चीज है। और अगर वास्तविक हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा। तो देखो पीछे बन रहा है मतलब क्या? आभासी हो रहा है। अब प्रत्यक्ष तो देख नहीं पाओगे ना, हाँ आईने के पीछे दिख रहा है, छू थोड़े पाओगे, तो ये हो गया आभासी। तो क्या होता है? आभासी और खड़ा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सीधा नहीं है तो खड़ा, मतलब वही है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा कुछ ज्यादा ही मुश्किल शब्दों में प्रयोग किया गया है, तो जिसमें हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आएगा ना, थोड़ा इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर लीजिएगा, आपका बहुत ज्यादा उपकार हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या, एक गोलाकार दर्पण की वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। एक गोलाकार दर्पण की, मान लेते चलो अवतल दर्पण ही ले लेता हूं मैं, का वक्ता केंद्र, ठीक है, यहां पर मान लेते ये है, ये वक्ता केंद्र हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? ध्रुव। इससे होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, अरे भैया यही रेखा का तो बात कर रहा है, यही तो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर पास हो रहा है। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान धुरी, या फिर इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं मेरे भाई, याद रखना। मुख्य अक्ष बोलो, प्रधान धुरी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, समझ गए ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। क्या बोलता है? ये मान लो अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब बोल रहा है कोई जितनी सारी रेखाएं जाएगी परावर्तन के बाद जो टकरा के वापस आएगी तो कहां पर प्रतिच्छेद होती है, कहां से गुजरती है? तो आपको पता है ना ये कहां से फोकस से गुजरती है, हमेशा याद रखना। जब भी अवतल दर्पण में कोई भी किरण जाता है, टकराता है और वापस जाता है, तो हमेशा और हमेशा फोकस से ही पास कर, याद रख लेना, ठीक है। और अगर इस प्रकार फोकस से पास करते ही, इसके भी पूछ सकता है कि अगर कोई किरण फोकस से पास करती है और दर्पण से टकराने के पश्चात कैसे जाएगी, तो मुख्य अक्ष के ना समांतर निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। मान लीजिए कोई किरण ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आ रहा है और इधर चल जाएगा तो ऐसे टकरा के निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है आप लोग का, यानी कि दोस्तों अगर समांतर आएगा तो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल फोकस से टकरा जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि प्रधान केंद्र बिंदु से। देखिए यहाँ पर प्रधान अक्ष, प्रधान केंद्र बिंदु लिखा है, प्रिंसिपल फोकस को मुख्य फोकस नहीं लिखा है, ठीक है, प्रधान केंद्र बिंदु लिखा है, तो कुछ ज्यादा ही हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगला देखो, तो यहाँ पर देखो कि सर यहाँ फोकस है तो इसको मार देंगे, समझ रहे हो ना। जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है। बोला द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया मुख्य अक्ष। वस्तु अनंत में है तो किरण ऐसे जाएगा, जाएगा ना, टकराएगा, इधर से भी जाएगा, क्योंकि दर्पण है तो पार तो कर नहीं पाएगा, तो एक आभासी प्रतिबिंब ऐसे जाएगा, आभासी लाइन भी ऐसे जाएगा, तो जहां पर टकराएगा ना वहां पर क्या होगा? आपको यहीं पर इमेज बनेगा। तो बिंदु साइज का बिल्कुल बनेगा, देख लो बिंदु साइज पर, जहां पर टकरा, यहाँ पर टकरा रहा है तो यहाँ पर क्या एकदम बिंदु साइज का, बिल्कुल छोटा सा, एकदम बिंदु आकार का भैया इमेज बन जाएगा, याद रख लेना, समझ रहे हो। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है? दंत चिकित्सक के द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण का प्रकार है। जब कभी आप लोग डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, दंत चिकित्सक, तो आपको दांत में ना एक लोग लेंस भर के देखता है, तो भैया वो लेंस कौन होता है? तो दांतों को एक्चुअली वो बड़ा करके देखता है, तो बड़ा
कौन बनाता है? अपनी जो वस्तु है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो हमेशा और हमेशा क्या? अवतल दर्पण बनता है। अवतल कौन है सर? यहाँ तो अवतल दिख ही नहीं रहा है। तब इंग्लिश को देखो, कॉनकेव है ना, कॉनकेव को मार दो। कॉनकेव में क्या? नतोदर है। तो आज के बाद ये भी याद रखना कि नतोदर मतलब होता है कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण, याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला देखो, दिए गए मध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात क्या होता है? अपवर्तन कोण के ज्या और परावर्तन कोण के ज्या बोल रहा है, ठीक है। मतलब अपवर्तन कोण से ज्या से आपतन कोण के ज्या, तो ये होता है साइन आई बाय साइन आर। क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? पहले भी पढ़ा चुके टेंथ में भैया, इसको बोलता है स्नेल लॉ। साइन आई बाय साइन आर जो होता है ना, ये किसका नियम दिया हुआ? ये होता है स्नेल्स लॉ का। बोला अपवर्तनांक कोण के ज्या से अपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर है, ठीक, कांस्टेंट होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का सिद्धांत या नियम, ऑप्शन बी। यानी कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट, याद रख लेना। और इसे कौन सा नियम बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। अगला प्रश्न है मेरे भाई, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है? तो ये जो सबसे महंगा है हीरा, ऐसे महंगा से कोई जरूरत नहीं है, हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। पूछा कितना होता है, तो याद रखना 2.42 होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना मेरे भाई, वो 2.42 होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना होता है, तो बोल देना कितना होता है, तो 2.42 होता है, समझ गए। और बोलो सबसे कम, तो सबसे कम वायु का होता है, ठीक है। वायु का किसका होता है? वायु का, वायुदेव का सबसे कम होता है। कितना होता है वो? 1.0003 आई थिंक होता है, ठीक है। 1.003 की 1.003, अरे भाई 1 मिनट 3 यही होता है शायद, ठीक है, यही वाला होता है, आप लोग देख लेना। चलो 1.003 होता है वायु का, ओके। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहते हैं। एक गोलाकार लेंस का, कोई लेंस है, ठीक है, इसका वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जो हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। याद रखना, अपर्चर मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा ये, उसको हिंदी में बोलता है छिद्र, ठीक है। समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है कैसे भैया? ये हो गया समतल दर्पण। कोई गोलाकार दर्पण होगा तब ना उसका वक्ता केंद्र होगा, और तब ना उसका जो आधा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। होता ही अवतल दर्पण हो गया। चलो ये हो गया वक्ता केंद्र, मतलब जो देखो एक चीज आप समझ लो, हम लोग मान लो अवतल दर्पण बनाते हैं ये चीज, ठीक है, ये होता है उसका वक्ता केंद्र। तो ये केंद्र कहाँ से आता है? ये जिस गोले का भाग है, मान लो ये गोले से कट कर बनता है कि नहीं बनता है, तो ये जिस गोले का भाग है ना, उसका केंद्र है ये, और उसका आधा क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो आप बताओ मेरे को, समतल दर्पण का हम वक्ता केंद्र कहां से निकालेंगे? हो गया समतल दर्पण, मिल पाएगा? नहीं, ये अनंत में चल जाएगा, अनंत में, मतलब कोई इसका अंत नहीं है। तो भैया जब आपका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, यानी जब कोई अंत ही नहीं है इसका, ये बढ़ता फोकस दूरी कहाँ है? ना इसका केंद्र मिलेगा ना इसका फोकस दूरी मिलेगा, तो क्या बोल सकते हैं? अनंत बोल सकते हैं, क्योंकि सीधा है। अब इसको बड़ा करोगे दर्पण, कितना बड़ा होगा ना, बहुत बड़ा समतल दर्पण होगा, मतलब इसका क्या वक्ता है, आपको फोकस दूरी मिलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों बहुत बड़ा होगा? क्योंकि देखो वृत्त इतना छोटा हो गया। अब इसको मान लो एक समतल दर्पण को मान लो घुमा के गोल बनाओगे, तो ये संभव है क्या? अनंत पर मान लेते संभव है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो क्या हो जाए इसका? फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंतता। चलो आगे बढ़े। 10 नंबर, लेंस की शक्ति कैसे? मतलब बच्चा बच्चा बोलेगा डियोप्टर नहीं डायोप्टर आएगा, ठीक है। हिंदी कुछ ज्यादा ही आ गया ये लोग को, पढ़ने वालों को। देख लो कैसे कैसे लिखा है हिंदी। आंख का अक्षिप्त है, इतना ज्यादा हिंदी का प्रयोग है। आंख का अक्षिप्त क्या होता है? अक्षिपट, जिसको नेत्रपटल बोलते हैं जिसको, ठीक है। आंख का अक्षिप्त है मतलब रेटिना ऑफ द आई, इसको बोलता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, या फिर हिंदी बोलेगा तो क्या बोलेगा? प्रकाश का संवेदन पटल, ठीक है। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बोलिए, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बोलिए, या फिर प्रकाश का संवेदन पटल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं क्या? बोल रहा है आंख की लेंस की फोकस लंबाई को, मतलब एक्चुअली पूछ रहा है ना कि हमारे आंख का जो फोकस दूरी होता है उसको कौन समायोजित कर लेता है, ठीक है। उसको, उस घटना को क्या बोलते हैं? मतलब उसको क्या बोलते हैं? दूरी को वस्तु का मानव आंख पर केंद्रित करती है, ठीक है। समायोजित करके विभिन्न दूरी जो पर वस्तु जो रखा होता है उसको मानव आंख पर रख देता है और हम उसको देख पाते हैं, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। समंजन क्षमता जिसको बोलते हैं, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा। समंजन क्षमता नहीं है पर सुविधा दिया है, तो सुविधा को मार देना गोली, समझ रहे हो भैया। ये जरा दृष्टि दोष तो होगा नहीं, निकट दृष्टि दोष तो होगा नहीं, ठीक है, ये सब तो होगा नहीं, दूर दृष्टि दोष भी तो होगा नहीं, तो क्या होगा? सुविधा होगा ना, वो सुविधा है। आप जो दूर की रखी वस्तु हो, निकट की रखी वस्तु हो, तो उसको समायोजित करके किस पर रख देता है? आंख पर केंद्रित कर देता है, समझ रहे हो। तो उससे बोलता है सुविधा या फिर अकोमोडेशन या पाव, और सबसे बढ़िया है समंजन क्षमता। आंख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रियाक्रम होते हैं? दोस्तों ये होता है ना, जो देखो यहाँ पर
पुतली अचिप मिसली मसल्स इरेज, तो ये होता है सिलेरी पेशियों मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। सिलेरी जब फोकस दूरी बढ़ाना होता है तो सिलेरी मसल्स खुल जाता है, जब फोकस दूरी घटाना होता है तो सिलेरी मसल सिकुड़ जाते हैं, तो सिकुड़ जाएगा तो सिलेरी मसल सिकुड़ जाएगा तो फोकस दूरी घट जाएगा, फैल जाएगा। सिलेरी मसल जो होता है ना, एक मसल्स होता है, ठीक है, लचीलेदार, वो क्या होता है कभी फैलता है कभी सिकुड़ जाता है, तो ही फोकस दूरी को कंट्रोल करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती है ना, तो आप लोग देखते हो कि नजर कमजोर हो जाती है, ठीक है, आप ना ज्यादा दूर की चीजें देख पाते हो ना ज्यादा सामने की चीजें देख पाते हो। ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, ना वो दूर का चीज देख सकता है ना वो सामने का वस्तु देख सकता है, तो ऐसे लोगों को होता है जरा दूर दृष्टि दोष। और इनको ठीक करने के लिए दोस्तों उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो इनका जो चश्मा होता है ना भाई, इनका जो चश्मा होता है ना, ठीक है, मान लो इनका जो चश्मा होता है वो क्या होता है, आधा लगा होता है अवतल लेंस और आधा लगा होता है उत्तल लेंस, इस प्रकार से लोग का लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो ये होता है क्यों, इसे ये दोस्त होता क्यों है, क्योंकि उनका सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाता है, एज हो जाता है ना, तो सिलेरी मसल कमजोर हो जाता है। अब क्या करेगा, अपना फोकस दूरी को वो समायोजित नहीं कर पाएगा, ठीक है, आंख पर केंद्रित नहीं कर पाएगा, तो इसलिए दोस्तों ये रोग होता है। कौन, जरा दूर दृष्टि दोष। आगे देखो, और आज का दोस्तों अंतिम सवाल है, आज 15 सवाल बताने वाला हूं, और आप लोगों को बता दूं, जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिक्स चैप्टर यानी कि जो प्रकाश का चैप्टर है, इससे दम भर सवाल रहेगा, भर भर के सवाल रहेगा, और आप लोग स्पेशल इस पर वीडियो भी आएगा लाइव क्लास में, चिंता मत करो, उसमें सारा फॉर्मूला न्यूमेरिकल सब कुछ बताया जाएगा। और इस चैप्टर को आप कम मत मानना, ऑप्टिक्स हो गया, लाइट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इन्हीं चैप्टर से तो सवाल पूछे जाते हैं, 90% सवाल इन्हीं से आ जाते हैं, समझ रहे हो। इन सब चैप्टर फिजिक्स में बिल्कुल मत छोड़ना। जब सफेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा युक्त, आप लोग जानते होंगे कि जब प्रकीर्णन होता है तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम वो सबसे ज्यादा झुकता है, यानी कि आपका ये नाम याद रखना, वेनी आह पीनला, वेनी आह पीनला, मतलब सर वे से होता है वैगनी, नी से होता है नीला, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये सबसे ज्यादा झुक जाता है। लाल भैया डेंजर है, बोलेगा मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है, ये पुष्पराज है, लाल क्या पुष्पराज है, बिल्कुल झुकेगा नहीं साला, उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा, लेकिन बैगनी का बहुत कम होता है, उससे थोड़ा ज्यादा नीला का होता है, उससे थोड़ा ज्यादा आसमानी का होता है। तो जो कम इसमें दिया ऑप्शन में क्या, उसके अनुसार सबसे ज्यादा झुकता कौन है भाई, बैगनी तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, नील, समझ रहे हो ये चीज़ है। और सबसे कम की बात करते तो लाल, लाल झुकता नहीं है, बहुत कम झुकता है। तो ये दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बोलेगा, ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल पर, अगर अच्छा लगे आप लोगों को, अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बोले। आप रेगुलर लाइव क्लासेस भी होगा, ठीक है, सभी को शेयर करना, जितने से दोस्त है शेयर जरूर करना भैया, ताकि हमें मोटिवेशन आज मिलता है, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। चलिए सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, आप अभी इतना ही, नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।